हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? कैसे हैं आप? तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑन योर डीआरडीओ एमटीएस। डीआरडीओ एमटीएस में कल हमने पढ़े थे मुगल्स, कल हमने उनकी पूरी लाइनेज पढ़ ली थी। फिर हमने आपका एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आईएनसी के सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले एक एक करके जो मेजर आपके मुगल एम्प्रेस थे उन्हें, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए हम उन्हें देखने वाले हैं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक लिखी, जैसे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज या उनकी अगर बायोग्राफीज हैं तो किसने लिखी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, तो मैं कहूँगा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी ऑथेंटिक डिफेंस की एजुकेशन। ऑथेंटिक से मेरा मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक, बहुत अच्छी डिफेंस की एजुकेशन मिलने वाली है यहाँ पे। जो डिफेंस के लोग हैं वहीं आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये कई चिंता की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होनी चाहिए आपकी, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं इससे डिफेंस से। तो देखिए, मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए आई टेक अ टेस्ट ऑन दिस चैनल 6:30। ये सारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है, क्योंकि जो जीके मैं पूछता हूँ ये 6:30 PM पे ऑल डिफेंस एग्जाम्स के लिए जीके होती है। तो सारे आ सकते हैं इस टाइम पे, एवरी वन कैन कम ज्वाइन मी ऑन दिस चैनल वाइफ सेट लाइव टेस्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, एंड 6:30 आपको मेरे को मिलना है मंडे टू थर्सडे। देखिए, उसके बाद अगर आपने अभी तक इस बात को ज्वाइन नहीं करा और आप एक डिफेंस का एस्पिरेंट है, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी एक शॉट गारंटी कि हाँ आपका हो जाएगा पेपर क्लियर। पेपर वन आप कभी भी हो सकता है, बोर्ड की डेट शीट आ गया तो अभी भी आपके पास मौका है। लास्ट चांस है, मैंने अभी इसमें पॉलिटी ही शुरू करी है, जस्ट एक ही लेक्चर हुआ है। अभी भी आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वाईफाई डिफेंस का कोड लगाने पे आपको पुराना 10 का कोड लगाते हैं तब भी, और आपको 10% के साथ साथ हमारे को मिलेगी आपकी पर्सनल मेंटोरशिप से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना और कैसे नहीं पढ़ना। तो आज ही आप मेरे को इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हाउ टू ज्वाइन दिस बैच। जो लेक्चर छूट गए वो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको विद PDF और डाउट का फोरम मिल जाएगा। और जिनका इंडिया 2 है वो भी आपका लेक्चर ले सकते हैं, सारे ये बैच ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बेस बहुत अच्छा तैयार होगा इससे। तो देखिए, CDES आपका तो CAPF के लिए एक ही, मतलब 1:3 हम एक वो लेकर आए हैं स्ट्रैटेजी, जिसमें आप एक एग्ज़ाम के लिए पे नहीं कर रहे, आप तीनों एग्जाम्स के लिए एक ही फीस पे कर रहे हैं, जिसमें आपको रिटर्न भी सिखाया जा रहा है। आपको रिटर्न प्लस आपका इंटरव्यू, दोनों स्टेजेस आपको पूरी करवाई जाएंगी। बोथ द स्टेजेस विल बी टेकन केयर ऑफ। दोनों स्टेजेस एक साथ एक ही फीस में, तीनों एग्जाम्स की। और देखिए, लेवल ऑलमोस्ट जीके का तीनों का सेम होता है, मैथ्स वाले का फुल का डिफरेंस हो सकता है, और इंग्लिश का भी सेम। प्रिपरेशन बैच है और रिटर्न प्लस इंटरव्यू करवा रहे हैं बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरे को 9555 092 179 पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी सहायता करूँगा कि कैसे आपको परचेज करनी है। और दूसरी चीज़, और अगर आप इन एग्ज़ाम्स के बारे में जानना है तो मैंने कल संडे को रात को एक वीडियो डाली थी, आप उसको ज़रूर देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और देखिए, आप अगर इसमें प्रणव 10 का कोड यूज़ करेंगे, इफ़ यू यूज़ द कोड प्रणव 10, सो यू आर श्योरली गोना गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस। एंड प्लस आपको उन मेंटोरशिप पर्सनल मेंटोरशिप का मौका मिलेगा। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अनअकैडमी के फ़ायदे क्या क्या, मैं आपको बता दूँ। यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ होम। आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो, जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति में आपको एक्सेस अनलिमिटेड मिलता है सारे कोर्सेज के लिए। सारे टॉप एजुकेटर्स है एक ही प्लेटफॉर्म पे जो आपको पढ़ा रहे हैं। सिलेबस की कवरेज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होगी, कहीं और नहीं जाना आपको। एग्जॉस्टिव कवरेज, बुक्स कुछ रेफर नहीं करनी, नोट्स रेफर नहीं करने, आपको PDF मिलेगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं रेगुलरली। डाउट है आपका तो टेकअप करेंगे और उसी टाइम क्लियर करेंगे। दूसरा, लाइव टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भी अन्य कुछ फ़ायदे, नॉर्मल सी कॉस्ट है। देखिए, 20 रुपीज़ पर डे में, अगर कोई मेरे को कह रहा है यार कि तू 3 एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है 20 रुपीज़ पर डे में, और इंटरव्यू प्लस रिटर्न, तो मैं तो कहूँगा भाई तू पागल बना रहे, लेकिन पागल नहीं बना रहे। अन्य जानकारी के लिए आप मेरे को इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं। भाई शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये क्या पड़ गया? तो शुरू करते हैं, मतलब बाबर से। बाबर जो कि आपके फाउंडर थे किसके, मुगल डायनेस्टी के। बाबर हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, इनसे शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। जी हाँ, बिल्कुल। इनका असली नाम था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका असली नाम था। इन्होंने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल पानीपत में हराया था। देखिए, पहला हुआ था कब आपका, फर्स्ट हुआ था आपका 1526 में। सेकेंड हुआ था आपका 1556 में, आपको मेरे को बताना है थर्ड कब हुआ था। और ये हम थर्ड भी करवा चुके हैं पहले। थर्ड कब हुआ था आपको मेरे को ये बताना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन्होंने इब्राहिम लोदी को पहले बैटल ऑफ पानीपत में हराया, पहले पानीपत के युद्ध में हराया और मुगल शासन हिंदुस्तान में कायम करा।
फिर इन्होंने राणा सांगा से युद्ध करा आपका बैटल ऑफ खनुआ में, आगरा के पास जो है आपका 1527 में। और इसके बाद इन्होंने ले लिया गाजी का खिताब। अब देखिए गाजी वो होता था आपके काफिर, जो आपके नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको मारता था, उन्हें या तो मुस्लिम्स मारा जाता था, उन्हें ख़त्म कर देता था। तो इसलिए इन्होंने गाजी का खिताब ले लिया, क्योंकि इन्होंने एक हिंदू रूलर को हरा दिया था। फिर उसके बाद ये मेहदी राय से लड़ते हैं 1528 में। फिर ये बैटल ऑफ गोगरा में लड़ते हैं अफगान से 1529 में। और ये मकबांज को भी याद है ताकि गोगरा के युद्ध में बिहार में जो जगह है वहाँ पे बाबर ने अपनी मेमोयर मतलब ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटो का मतलब होता है खुद से लिखने वाला, और बायोग्राफी का मतलब होता है किसी और ने लिखी आपके बिहाफ पे। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये खुद से लिखा था, ठीक है। तुजू के बाबरी उसका नाम था, लिखा गया था इसे टर्किश लैंग्वेज में। वैसे पर्शियन में करने वाले कौन थे आपके अब्दुल रहीम खाना ने इसको पर्शियन में कन्वर्ट करा था। और इन्होंने अपनी तुजू के बाबरी में हिंदुस्तान की फ्लोरा एंड फाना मतलब पशु पक्षी और पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या करा है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया इसमें तुजू के बाबरी में। तो ये थे आपके बाबर, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। असली नाम था इनका ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। इन्होंने इब्राहिम लोदी को पहले पानीपत के युद्ध में 1526 में हराया था और मुगल शासन कायम करा था हिंदुस्तान में। इन्होंने राणा सांगा को बैटल ऑफ खनुआ में 1527 में हराया। इन्होंने उसके बाद आकर बैटल ऑफ गाजी लिया। फिर इन्होंने अफगान को हराया आपके बैटल ऑफ गोगरा में 1529 में। इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजू के बाबरी, और जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के पक्षियों पेड़ पौधों के बारे में बताया था। अगला फिर आता है आपको हुमायूं। जब बाबर की डेथ हो जाती है आपकी 1530 में, 1530 में जब डेथ हो जाती है तो उनका खुद का पुत्र हुमायूं आता है जो सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं ने 2 हिस्सों में रूल करा, एक 1530 से 1540 फिर शेरशाह सूरी से हट जाते हैं, और फिर 1555 से 1565 तक ये कर पाए, क्योंकि फिर अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। ये शेर खान से पहली बार आपके बैटल ऑफ चूना या बैटल ऑफ चुनात में लड़े थे 1532 में। और शेर खान को बाद में इन्होंने जब इनको मुगल एम्पायर को हरा दिया था, ठीक है, बैटल ऑफ 64 में, और उसके बाद बैटल ऑफ खन्नौज में, तो फिर इन्होंने शेर शाह का टाइटल ले लिया था। शेर शाह ने फिर आपके सबसे पहले हुमायूं को बैटल ऑफ 64 में हराया 1539 में, उसका बैटल ऑफ कन्नौज में हराया, और बैटल ऑफ कन्नौज में हारने के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा, इनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद बिल्कुल ये जो सूरी एम्पायर था बहुत ज़्यादा वीक हो गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं फिर से हिंदुस्तान आया। इसने हिंदुस्तान में इन्वेजन करी, इन्होंने भाइयों को हराया शेर शाह के, और फिर से ये आपके रूलर बन गए हिंदुस्तान के, फिर से आपके रूलर बन गए हिंदुस्तान के रूलर ये फिर से बन गए। हुमायूं नामा जो इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं क्योंकि इन्होंने खुद नहीं लिखी थी, वो इनकी सिस्टर है, इनकी बहन गुलबदम बेगम ने लिखी है। उनकी सिस्टर इनकी बहन गुलबदम बेगम ने लिखी है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद इनके बेटे हुमायूं तख्त पर बैठे 1530 में। इनका पहला आमना सामना शेर खान के साथ, जो बाद में चल के शेर शाह कहलाए, उनका चुनाव में हुआ था 1532 में। शेर शाह ने फिर आपके बैटल ऑफ 64 जो आपको 1539 में हुआ था, और बैटल ऑफ कन्नौज जो आपका 1540 में हुआ था, उसमें इनको हराया हुमायूं को, और फिर हुमायूं को इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। शेर शाह की मृत्यु के बाद ये हिंदुस्तान वापस आए, इन्होंने हिंदुस्तान में फतेह करी, शेर शाह के भाइयों को हराया, और ये फिर वापस हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। और हुमायूं नामा जो इनकी बायोग्राफी है उनको उनकी मतलब बहन गुलबदम बेगम ने लिखा है। अगला अकबर, मैं कहूँगा यार कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस दो इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस, ठीक है। आपके एग्जाम पढ़ने व्यू से इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात हमें पता होगा ये तीसरे मुगल बादशाह थे, और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनका जन्म आपका अक्टूबर 14, 1542 में हुआ था, ठीक है, सिंध में, जो कि इस कारण पे आपके पाकिस्तान में। ये मुग़ल एम्परर हुमायूं के बेटे थे, और इन्होंने इनके फादर ने, जो इनके अबू थे हुमायूं, उन्होंने इनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रखा था, जलालुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को शाहजहाँ बना दिया, मतलब शहनशाह बना दिया गया आपके 13 साल की उम्र में, और बैरम खान इनके गाइड बने और गार्डियन बने इनके एम्पायर के। बैरम खान की मदद से अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर मतलब द्वितीय पानीपत के युद्ध में, जो 1556 में हुआ था,
और हेमू लास्ट हिंदू रूलर था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करा था, भले थोड़े टाइम के लिए करा और विक्रमादित्य का खिताब लिया था। अकबर के कोर्ट में 9 ज्वेल्स है, मतलब नवरत्न थे। कौन कौन से? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्होंने हुमायूं नामक बाबर नामक को या तुजूक बाबरी को तुर्की से पर्शियन में कन्वर्ट करा था। फिर आते हैं आपके अब्दुल फजल, बीरबल, फैजी, हमीम हुमाम, राजा मान सिंह, शेख मुबारक और आपके तानसेन और आपके टोडरमल। ये नवरत्न थे। दीज वर लाइक द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। अकबर ने आपकी राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई से शादी करी थी, जो कि आपकी राजा भरमाल की बेटी थी। ठीक है। इन्होंने आके पिलग्रिम टैक्स और उसके बाद आपके जिजिया को हटाया था। इन्होंने आके पिलग्रिम टैक्स और उसके बाद आपके जिजिया को एबॉलिश करा था। और इसी के बाद खुश होकर यहाँ की जनता ने, ठीक है, पिलग्रिम टैक्स होता था तीर्थ जो कर होता था। जब आप तीर्थ यात्रा में जाते थे तो आपको जाने के लिए एक कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। वैसे जिजिया आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा टू बी अ नॉन मुस्लिम। इन्होंने इसको हटाया था, इसलिए पब्लिक ने खुश होकर इन्हें अकबर का खिताब दिया था। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनाया, जिसे हम हाउस ऑफ वर्शिप कहते हैं, अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में। मुगल आर्मी ने आपके राणा प्रताप सिंह को हराया था आपके, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में 1576 में। 1579 में इन्होंने इनफेलिबिलिटी डिग्री लेके आई है, मतलब इन्होंने प्रोक्लेम करा कि मेरे पास रिलीजियस पावर है, मैं ऊपर वाले का बंदा हूँ, मेरे पास रिलीजियस पावर है, तो आप सब जो मैं कहूँगा आपको वो मानी। और इसी कारणवश इन्होंने एक नया एक धर्म का इजाज़त करा जिसका नाम था आपका दीन इलाही, जिसे हम डिवाइन फेथ भी कहते हैं। दीन इलाही आपको डिवाइन फेथ भी कहते हैं। सारे इसके थे और ओनली हिंदू टू बी अ पार्ट ऑफ दीन इलाही वॉज बीरबल। सिर्फ बीरबल ही ऐसे एक हिंदू थे, एक लौते, जिन्होंने दीन इलाही को अपनाया था। ओनली हिंदू कौन थे? आपके बीरबल। अगला, इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपका जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम या जिसे हम दहसाला सिस्टम भी कहते करा था। और जो आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे वो आपके जब्तदार, बंदोबस्तदार या दहसालादार होते थे, ऐसे होते थे। और ये जो सिस्टम से सारे ये शेर शाह सूरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये, क्योंकि उनकी कहते हैं कि शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी। तो शेर शाह सूरी की कुछ गलत आपको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखेगी। इन्होंने फिर आपका मनसबदारी सिस्टम भी करा था, मनसबदारी सिस्टम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो मनसबदार होता था वो आपका मनसबदारी सिस्टम का पार्ट होगा। इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस बनाए, बहुत सारे, जैसे आपका आगरा फोर्ट बनाया 1565 में, लाहौर पैलेस बनाया आपका 1572 में, फतेहपुर सीकरी एक पूरे शहर का निर्माण करा, बुलंद दरवाज़ा बनाया जब इन्होंने बैटल हल्दी घाटी में आपके राणा प्रताप सिंह से जीत गए, और इन्होंने इलाहाबाद फोर्ट भी बनाया 1583 में। 63 साल की उम्र में इनकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हो जाती है, जो आपका आगरा के पास था। आपको पता होगा प्रयागराज को इलाहाबाद कहने वाले भी यही थे, और जो क्योंकि इन्होंने संगम देख लिया, तो संगम एक बहुत ही कहते हैं सुंदर दृश्य है। पहले तो और भी होता होगा, चलिए अब तो चलो इंडस्ट्री आके कहते हैं कि गंगा और यमुना का इन्होंने मिलन देख लिया था, तो बहुत ही प्रसन्न हुए थे। इन्होंने इलाहाबाद रख दिया था, मतलब अल्लाह का बात नहीं कह सकते कि ऊपर वाला जहाँ बसता हो, जहाँ पे ऊपर वाला बसता हो, इन्होंने फिर उसको इलाहाबाद कह दिया था। ठीक है, प्रयागराज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैंने जितनी एक्सटेंसिव हो सके मैंने आपको उतनी करवाने की कोशिश करी है इन्हें। अगले फिर आते हैं आपके जहांगीर पे। जहांगीर का असली नाम था आपका सलीम था इनका असली नाम, और इनका पूरा शासन रेबेलियन से या बगावतों से भरा हुआ था। ये जाने जाते हैं अपनी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो पहले अंग्रेज से जो हिंदुस्तान आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आपके जहांगीर की कोर्ट में आए। फिर आते हैं आपके सर थॉमस रो, वो किंग्स जेम्स वन के मतलब क्या कहते हैं दूध बन के आते हैं, और ये मांगते हैं परमिशन कि हमें एक ट्रेडिंग पोर्ट लगानी थी सूरत में, और जहांगीर ने परमिशन दी थी, और वहीं से आपकी नींव पड़नी शुरू होती है किसकी? अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में। इनको कहा गया कि आप एक ट्रेडिंग पोस्ट लगानी थी, तो उन्होंने कहा ठीक आप लगा लीजिए। और पहले तो रेजिस्ट करा जहांगीर ने, लेकिन फिर बाद में अलाउ कर दिया, और यहीं से फिर हमारी नींव पड़नी शुरू होगी अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में। क्योंकि पहले कमर्शियल, फिर देखा अगर हमारे को कमर्शियल अच्छा करना है तो हमारे को क्या कहते हैं उसे पॉलिटिकल बहुत अच्छा करना होगा। शाहजहाँ जो अगले आपके शासक थे, शाहजहाँ जो 1628 से लेकर 1658 तक आए, इन्होंने बहुत सारे कह सकते हो कि बगावतें देखी। जो एक बगावत सबसे इम्पोर्टेंट है वो थी आपकी बुंदेलखंड की आपकी बगावत,
क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी को कहते हैं बंदी बना लिया था और भाइयों में लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए बुंदेलखंड की बगावत हुई थी, क्योंकि बुंदेलखंड के जाके वंशजदार थे, वो अपने आप को अलग किंगडम करना चाहते थे। फिर ये गए 3 साल के बाद ही 1628 से 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है इनकी वाइफ की, ठीक है, मुमताज़ महल, और उन्हीं के याद में इन्होंने ताजमहल को बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रमोट करा, ही प्रमोटेड आर्ट एंड कल्चर लॉट, और इसलिए इनकी एज आपकी गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी कही जाती है। इन्होंने अपने शासनकाल में ये भी बनाए थे, रेड फोर्ट भी इन्होंने बनाया, लाल किला, जामा मस्जिद भी इन्होंने बनाया दिल्ली में, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में तो ये पूछा जा सकता है कि किसने क्या बनाया। अभी लिस्ट देखेंगे मॉन्यूमेंट्स की तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हम आपके औरंगजेब पे। औरंगजेब ने जो खिताब लिया था वो था आपका आलमगीर। ये अपना को जिंदा पीर भी कहते थे और आलमगीर भी कहते थे, ठीक है। अपना को जिंदा पीर भी कहते थे कि मैं चलता फिरता पीर हूँ, भले ही कहा जाता है कभी भी हज पे नहीं गए। अपने शासन के पहले 10 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स करी, ठीक है। जगह जगह पे अपनी सेना लेके गए और एरिया बढ़ा रहे थे। जाट्स और सतनामीज सिखों के साथ मिलकर उन्होंने इनके शासन में रिवॉल्ट करा, ठीक है। और ये रिवॉल्ट इसलिए करा क्योंकि इनकी ना हार्श बहुत ज़्यादा थी, आपकी धार्मिक जो इनकी नीतियाँ थी बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा क्रूर थी। जिजिया लगा दिया था, लेकिन टैक्स लगा दिया था, और कन्वर्जन्स कर देते थे जिसका मन जाए उसका। और कहा भी जाता है कि जीने नहीं देते लोगों को, इंटरफेरेंस बहुत होती थी। आप दिवाली नहीं बना सकते, नवरोज़ जो कि आपकी पारसी न्यू ईयर होती है वो नहीं बना सकते, कोई बात सेलिब्रेट नहीं कर सकता अगर आप काफिर हो या आप एक नॉन मुस्लिम हो। फिर से देखिए, इन्होंने आपके जजिया को री इंट्रोड्यूस करा, री इंट्रोड्यूस जजिया, और इन्होंने पिलग्रिम टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने शेर सुल्तान और बीजापुर को हराया और गोलकोंडा को अपने एरिया में शामिल करा, ठीक है। और गोलकोंडा में उस टाइम थी आपकी कुतुबशाही डायनेस्टी। इन्होंने मराठास और मुगल्स के बीच का जो बैरियर था, देखिए मुगल से यहाँ, फिर आता था आपके शिया सुल्तान और आपके कुतुबशाही डायनेस्टी, और फिर आता था कि यहाँ पे मराठास। जब आके मुगल्स ने इस एरिया को हड़प लिया तो जो इनके बीच का बफर जोन था कह सकते हैं, क्योंकि ना मराठा इससे ऊपर जाता था ना सुल्तान ना मुगल्स इससे नीचे जाते थे। जब ये हट गया तो इनका रास्ता दोनों का क्लियर हो गया, तो इसलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुई, ठीक है। मुगल और मराठाओं का युद्ध बहुत हुए, हमने अभी पढ़ा था। फिर आपको तानाजी भी थी जो भी हमने देखी थी, ठीक है। तो कन्फ्रंटेशन भी हुए। और इनकी डेक्कन पॉलिसी जो थी कि बिल्कुल मिलिट्री करता था ना, कहा जाता है कि इसी कारणवश मुगल्स का जो भी पूरा ट्रेजरी था वो बिल्कुल खाली हो गया था, बिल्कुल खाली होने लग गया इनका पूरा ट्रेजरी, बिल्कुल खाली। अगला देखिए, औरंगजेब के बाद जो भी मुगल थे शासक वो बिल्कुल ही इनकेपेबल थे, इनकॉम्पिटेंट थे। और औरंगजेब के बाद क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉइंट था, मुगल एम्पायर बिल्कुल ही डिक्लाइन होने लगा रैपिडली। मुगल्स ना कि आपके ताकतवर रहे और ना ही आपके इन्फ्लुएंशियल रहे। मुगल एम्पायर आपका 1857 तक तो चला, लेकिन नाम के लिए। और बहादुर शाह जफर के अंदर मुगल एम्पायर पे एक फॉर्मली एंड आया जब आपके बाबर के बेटे बहादुर शाह जफर के बेटे और उनके पोतों को मार दिया गया था आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इन्हें फिर बर्मा भेज दिया गया था ताकि आप वहाँ पर जाके पेंशन भी दीजिए। फिर ये भी मर गए थे, ओके। तो ये था कि मुगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रूलर्स है। मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको कराने की कोशिश करी है, आइए आपको मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं आपके जो एक अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपका मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स के बाद हम देखेंगे कि आपका नेम ऑफ द बुक्स एंड ऑथर्स। मॉन्यूमेंट्स और आपके पहली बात देखिए, जो कन्फ्यूजन होती है वो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले हुमायूं टॉम ये दिल्ली में है और इसे बनाया था आपका अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में बनाया था आपका अकबर ने। शालीमार बाग ये श्रीनगर में बनाया था आपका जहांगीर ने। ये ध्यान रखना है आपको। शालीमार बाग, शालीमार गार्डन्स अलग अलग हैं, और एक आपका शादरा बाग, और एक आपका शादरा बाग, ये अलग अलग है। शालीमार बाग दिल्ली में भी एक है लेकिन वो अलग है। शालीमार बाग जो आपका श्रीनगर में उसे बनाया था आपका जहांगीर ने, और तो शालीमार गार्डन आपका लाहौर में उसे बनाया था किसके, आपके शाहजहां ने। अगला देखते हैं, देखिए अकबर टॉम, अकबर का मकबरा था है आपका सिकंदरा में, ठीक है। शुरू करा था अकबर ने खुद ही और फिनिश करा था जहांगीर इनके बेटे में, और जहांगीर का नाम था सलीम, आपको पता होगा।
जहांगीर का असली नाम क्या था आपका? सलीम। ये तो सलीम चिश्ती जो थे, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया था, जो अकबर के रिलीजियस गुरु थे। टॉम्ब ऑफ इब्न-उद-दौला, टॉम्ब ऑफ इब्न-उद-दौला, ये नूरजहां के वो थे, फादर थे, इसलिए नूरजहां ने बनाया था आगरा में टॉम्ब ऑफ इब्न-उद-दौला। जहांगीर का मकबरा आपका शादराबाग लाहौर में, इसे शाहजहां ने बनाया था। अब देखना शाहजहां ही शाहजहां चलेगा। ताजमहल आगरा में इसे बनाया शाहजहां ने। रेड फोर्ट फिर से आपका आगरा में बनाया शाहजहां ने। शालीमार गार्डन्स लाहौर में बनाया शाहजहां ने। जामा मस्जिद दिल्ली में बनाया आपका शाहजहां ने। तो इसलिए इनके पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, इसी कारणवश। क्योंकि देखिए टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ताजमहल, रेड फोर्ट, शालीमार गार्डन, जामा मस्जिद सब किसने बनाया? आपका शाहजहां ने। बीबी का मकबरा जो कि आपका औरंगाबाद में है, ये आपका आजम शाह ने बनाया था। और आपका सलीम चिश्ती का मकबरा, ये जो फतेहपुर सीकरी में, ये आपके अकबर ने बनाया था, अकबर ने। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में अकबर ने बनाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया। शालीमार बाग श्रीनगर में जहांगीर ने बनाया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में आगरा में फिर से आपका उसने बनाया, किसने? अकबर ने शुरू करा था, फिनिश करा जहांगीर ने। इत्न-उद-दौला का मकबरा है टॉम्ब ऑफ इत्न-उद-दौला, आगरा में बनाया था किसने? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा शादराबाग लाहौर में शाहजहां ने बनाया। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनाया। रेड फोर्ट दिल्ली में शाहजहां ने बनाया। शालीमार गार्डन्स लाहौर में शाहजहां ने बनाया। जामा मस्जिद दिल्ली में आपके शाहजहां ने बनाया। बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में आजम शाह ने बनाया। सलीम चिश्ती का मकबरा आपके फतेहपुर सीकरी में फिर से अकबर ने बनाया। तो ये था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मॉन्यूमेंट्स है, जो कि आपके मुगल्स के टाइम पे बने थे, और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। ओके, अब जो एक आखिरी टॉपिक है जो हमारे को पढ़ना है, वो क्या है आज के लिए? हो जाएंगी बुक्स, मैं सोचा था बुक्स ना कराओ, ठीक है। इसके बाद रोक देंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वरना आपके लिए। अब इस लेक्चर को एक दो बार देखेंगे, आपको चीज़ें अपना समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी गई थी इनके लिए, इनके ऊपर वो देखते हैं। तुजूक बाबरी लिखी थी बाबर ने, और ये लिखी गई थी आपकी चागाताई, जो कि आपका तुर्की लैंग्वेज है, और इसे अब्दुल रहीम खानी खाना ने बाद में पर्शियन में कन्वर्ट करा। हुमायूं नामा लिखी थी आपकी गुलबदम बेगम, जो इनकी इनकी बहन थी, इनिशियली लिखी गई पर्शियन में। अकबर नामा ये आपका ऐन अकबरी लिखी थी आपके अबुल फजल ने, जो कि आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और ये आपकी पर्शियन में लिखी गई थी। तुजूक जहांगीरी ये आपकी जहांगीर ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। शाहजहां नामा ये इनायत खान ने लिखी थी आपकी पर्शियन ने। पाशा नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, और ये शाहजहां के बारे में थी, अबाउट शाहजहां, और ये पर्शियन में लिखी थी। आलमगीर नामा जो है आपके औरंगजेब के बारे में थी, आपकी मिर्ज़ा मोहम्मद काजम ने लिखी थी, ये पर्शियन में लिखी थी। ओके, शाहजहां के बारे में एक बुक तो इनायत खान ने लिखी थी, और एक बुक आपकी अब्दुल हमीद लाहौरी में लिखी थी, और आलमगीर नामा आपके मिर्ज़ा मोहम्मद काजम ने लिखी थी। क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपने नोट कराओ, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले से दो ही शख्स थे, एक आपके बाबर और एक आपके जहांगीर। ऑटोबायोग्राफी से दो ही लिखी गई थी, ओनली टू ऑटोबायोग्राफीज वर देयर, रेस्ट वर बायोग्राफीज। तुजू के बाबरी बाबर ने लिखी, हुमायूं नामा गुलबदम बेगम ने, अकबर नामा अबुल फजल में, तुजू के जहांगीर ने, शाहजहां नामा इनायत खान ने, पाशा नामा शाहजहां के बारे में अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और आलमगीर नामा आपके औरंगजेब ने नहीं लिखी। आलमगीर नामा आपके औरंगजेब के ऊपर थी, जिससे मिर्ज़ा मोहम्मद काजम ने लिखा था। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआरडीओ एनटीएस का लेक्चर। ये मुगल्स हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। आपके एग्जाम पढ़ने जिससे इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कल हम और टॉपिक्स करेंगे आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, कोई भी रैंडम टॉपिक में उठा लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे लिखते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कोई घबराने की। तो समय पास आ रहा, तो टेस्ट आने वाला है, तो बस आपके पास मौका है, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से करते रहो, क्योंकि एक बार फिर जब आ जाएगी ना डेट, उसके बाद पता नहीं चलता टाइम। अभी तक डेट नहीं आई है आपका, मान लो कि एक बफर पीरियड है, जितना इसमें पढ़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि एंड में फिर रिवाइज करोगे तो फिर बहुत झंझट होती है। फिर मैं सोचता हूँ जल्दी सिलेबस करवा के आपका फिर शुरू करेंगे, क्या हम अपन क्वेश्चन का शुरू करेंगे, जो आपके मॉक लेके आता हूँ। और अगर अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे साथ वाईफाई से लाइव टेस्ट पे जुड़ सकते हैं, और डीआरडीओ के भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी में, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर किसी को भी अनअकैडमी से कोर्सेज लेने के मतलब दे वांट टू इंक्वायर अबाउट, तो वो मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हैं, मैं उनकी पूरी सहायता करूँगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद। बस ऐसे ही साथ बनाए रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।